नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्पिता शर्मा क्लासेस में। ये है हमारा लास्ट लैब मैराथन ऑन इंडियन पॉलिटी और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। बात करते हैं यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन सा ऑफर लेके आया है जहाँ पे वो आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज दिला रहा है टिल मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर कुछ भी ऐसा हो जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका एग्जाम एक्सटेंड हो, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत ना हो, क्योंकि सीधा सीधा आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका सीधा चला जाएगा मेंस, मतलब जब मेंस होगा तब तक वो सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से आपका एग्जाम एक्सटेंड होता है, डेट एक्सटेंड होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेंस तक सीधा सीधा हो जाएगा। तो एक साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं अभी, तो 2022 तक वैलिड रहेगा, 2 साल वाला 2023 के मेंस तक वैलिड रहेगा। और इन सभी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अनअकैडमी की तरफ से, यहाँ पे एक दूसरा ये ऑफर आपको दिया जा रहा है, सीएससी एश्योर। मान के चलिए आप अपनी तैयारी के बाद ये देखते हैं कि आप नॉट सेटिस्फाइड हैं अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइडेड कोर्सेज के द्वारा। तो यहाँ पे 2 साल का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया था, तो आपको यहाँ पे अनअकैडमी 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन का एक्सटेंशन दे देगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छे से कर पाए। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि अनअकैडमी यहाँ पे एक सरप्राइज के द्वारा आपको यहाँ पे 20 बेस्ट बुक्स का कलेक्शन दे रहा है, जिन्हें यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 10,000 रुपीज है। बट अगर आप अभी लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अर्पिता 10 कोड इस्तेमाल करने के बाद, तो ये आपको तुरंत के तुरंत क्या मिल जाएगा, एज अ फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो अनअकैडमी पे अवेलेबल जो भी कोर्सेज हैं, उन्हें अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसमें चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन हो या दूसरे सब्सक्रिप्शन हो, उसके लिए आप इस कोड अर्पिता 10 का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको तुरंत ही 10% का ऑफ मिल जाए इन सभी कोर्सेज पे। बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है फेडरल सिस्टम। तो बात करते हैं कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब एक तरीके से दो सरकार होती है, दो गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो बात करते हैं फेडरल सिस्टम के बारे में। तो यहां पे हमें समझना होगा कि जो किसी भी देश में गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री में, वो रिलेशन पे कि नेशनल लेवल पे कैसी गवर्नमेंट है और रीजनल लेवल पे कैसी गवर्नमेंट है, इन दोनों के रिलेशन पे हम यहाँ पे इसे दो तरीके से बांट सकते हैं, इनके नेचर ऑफ रिलेशन के ऊपर बेसिस पे। एक होता है आपका यूनिटरी और दूसरा होता है फेडरल। ठीक है, यूनिटरी और फेडरल। तो अगर हम बात करें यूनिटरी सिस्टम की, तो यूनिटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो आपको ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगी। और फेडरल में यहाँ पे यूनियन और स्टेट जो है, वो दोनों आपको तकरीबन सेम पावर पाते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब दोनों पावर के स्पेयर में क्या होंगे, अपने अपने स्पेयर में बराबर होंगे। तो अगर हम यूनिटरी मॉडल की बात करें, तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन में हमें यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। और उसी तरीके से अगर हम फेडरल की बात करें, तो यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील और अर्जेंटीना में हमें फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। बात करें ये जो वर्ड है फेडरेशन, इसका ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, ट्रीटी और एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि यस चलिए हम साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, यूनियन या फेडरेशन बनाते हैं। तो इन यूनिट्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे यूएस में इन्हें स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है, कैंटोस स्विट्जरलैंड में कहा जाता है, प्रोविंस कनाडा में कहा जाता है, रिपब्लिक्स यहाँ रशिया में कहा जाता है। अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो आपका बनता है, फेडरेशन बनता है, ये दो तरीके से बन सकता है, वाया इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन। तो शब्द में ही है, इंटीग्रेशन में वीक, चाहे आर्मी से वीक हो, इकोनॉमिकली वीक हो, पावर से कमजोर हो या पैसे से कमजोर हो, ऐसे छोटे छोटे राज्य जो होते हैं, स्टेट्स जो होते हैं, वो आपस में एक साथ आते हैं। ठीक है, एक साथ आते हैं और क्या बनाते हैं, एक आपका मजबूत कंट्री, मजबूत देश बनाते हैं, जैसे यूएसए। ठीक है, तो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक साथ आए, यूनाइट हो गए छोटे छोटे स्टेट्स, कितने, 50 स्टेट्स। उसी तरीके से डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, ठीक है, कंट्री है, और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और ये जो छोटी छोटी टेरिटरीज हैं, इनको ऑटोनॉमी दे देती है थोड़ी। तो इसे हम कहते हैं वाया डिसइंटीग्रेशन, जैसे कनाडा। तो ध्यान रखेंगे कि यूएसए वाया इंटीग्रेशन है और कनाडा वाया डिसइंटीग्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएसए वर्ल्ड का पहला फेडरेशन है, ध्यान रखेंगे, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1787 में, आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन। उसी तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, और कैनेडियन फेडरेशन में यहाँ पे आपको जो है क्या नाम है, यहाँ पे आपको 10 क्या देखने को मिलेंगे, प्रोविंस देखने को मिलेंगे। ओरिजिनली 4 थे, फॉर्मेशन हुई थी 1867 में।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिया ने व्हाई इंडिया अडॉप्टेड फॉर फेडरलिज्म। ठीक है, ये फेडरल फीचर इंडिया ने क्यों अपनाया। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले समझेंगे कि फेडरेशन का यहाँ पे जो हम मतलब समझ रहे हैं, फेडरल की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो पावर जो है, ठीक है, पावर जो है उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि गवर्नेंस जो है दो लेवल पे हो जाए। किस पे हो जाए? दो लेवल पे हो जाए। तो एक यूनियन लेवल पे हो जाए, एक स्टेट लेवल पे हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे कहते क्या है? फेडरेशन। तो आम बात है, क्यों अपनाया? लार्ज साइज ऑफ कंट्री। अगर हम एक ही जगह से सेंटर पॉइंट से इतनी बड़ी कंट्री को देखेंगे तो आम बात है सही तरीके से गवर्नेंस कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अगर रहेंगी तो वो क्या कर पाएंगी? अपनी टेरिटरी में अच्छे से काम कर पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी। हर रीजन की अपनी डिमांड होती है, अपनी नीड होती है, और उसे सेंट्रल अथॉरिटी बैठ के नहीं समझ सकती। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे कोई स्टेट अथॉरिटी हो जो उसकी उसी एरिया से बिलोंग करती हो और वहां की चीजों को अच्छे से समझ पाए। तो सोशल कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का कहीं इस्तेमाल ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ऐसा क्यों है कि हम लोग फेडरेशन की बात कर रहे हैं बट हमने फेडरेशन वर्ड का ही नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, फेडरेशन की बात हम लोग पूरी कर रहे हैं और फेडरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब फेडरेशन वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं किया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ, प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो फेडरेशन वर्ड है, अगर हम इसकी सही तौर पे मीनिंग पे जाएंगे तो क्या है? एग्रीमेंट। कि एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे क्या हो? फेडरेशन का फॉर्मेशन हो। बट इंडिया में कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं था स्टेट्स के साथ। ठीक, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, यहाँ पे फेडरेशन में जो स्टेट होते हैं वो बाद में क्या कर सकते हैं? फेडरेशन से अलग होने की डिमांड कर सकते हैं। बट इंडिया में ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमने यूनियन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया। ठीक है, यूनाइटेड भी नहीं, ध्यान रखिएगा, यूनियन। ठीक है, और यूनियन में यहाँ पे स्टेट डिमांड नहीं कर सकते कि हमको भाई चलो बाहर जाना है और अब हमारा यहाँ पे मन लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने क्या फॉलो किया? यूनियन ऑफ स्टेट फॉलो किया। ठीक है, आगे इसे देखेंगे। तो इंडिया यहाँ पे कैनेडियन सिस्टम को फॉलो करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया जो फेडरल सिस्टम फॉलो करता है वो किसकी तरफ ज्यादा उसका झुकाव है, ठीक है, ज्यादा किसकी तरफ उसका झुकाव है, तो यहाँ पे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, यहाँ पे ज्यादा कैनेडियन मॉडल की तरफ ज्यादा इसका क्या है? झुकाव है, और नहीं है अमेरिकन मॉडल की तरफ। ठीक है, अमेरिकन मॉडल की तरफ नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे फेडरल फीचर कौन कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये देखते हैं। तो डुअल पॉलिटी, आम बात है, यूनियन और स्टेट लेवल पे डुअल पॉलिटी होगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंट्री फेडरल है, फेडरलिज्म फॉलो कर रही है, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे मस्ट होता है। क्या होता है? मस्ट, मतलब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पे होना ही होना चाहिए। तो एक मस्ट चीज है। तो जब भी बात हो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ध्यान रखिएगा वहां पे आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? आम बात है, आज जिन शर्तों पे बात हुई है वो शर्तें कल कहीं बदल ना जाए, या फिर उसकी अथॉरिटी या उसकी श्योरिटी आप कैसे रखेंगे जब कोई चीज रिटर्न फॉर्मेट में है। तो रिटर्न फॉर्मेट में लिखे हुए चीजों का क्या रहता है? ज्यादा भरोसा रहता है। तो इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट में यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। बट अगर यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स को क्या कर सकता है? लॉज को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? यूनियन में अभी 98 है, स्टेट में 59 है, और कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, फेडरल स्ट्रक्चर होगा तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे सुप्रीम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिजिड होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो आसानी से नहीं हो सकते। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे ये सारे स्टेट्स मिले, इनको भरोसा दिया गया कि चलिए हम आपको एक फेडरेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो शर्तें हुई हैं वो शर्तें कहीं आगे चल के बदल दी गई, तब क्या होगा? तो यहाँ पे इनकी डिमांड यही रहेगी कि भैया ये जो शर्तें हैं ये शर्तें आगे चल के चेंज ना हो जाए। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहिए? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड ही तो होना चाहिए। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये पढ़ा था सेलेंट फीचर में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड भी है, ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। तो जो रिजिडिटी पार्ट है वो हमारा फेडरल पार्ट दिखाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, रिजिडिटी जो है वो हमारा फेडरल पार्ट दिखाता है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी हमारे यहाँ आजाद है एकदम मस्त तरीके से। और बाय कैमरलिज्म है। तो बाय कैमरलिज्म का मतलब हम लोग जानते हैं, लोकसभा राज्यसभा, मतलब यहाँ पे अपर हाउस लोअर हाउस, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाय कैमरलिज्म। लोकसभा लोगों का घर, ठीक है,
तो लोकसभा, इसीलिए नाम ही इसका लोकसभा है, लोगों की सभा। राज्यसभा, राज्यों की सभा, तो यहाँ पे सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये क्या दिखाता है? फेडरल फीचर ही दिखाता है। बात करते हैं यूनिटरी फीचर की, तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर ज्यादा फॉलो होते हैं, ज्यादा यूनिटरी यहाँ पे फीचर्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, हम जानते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेट जो है इंडेस्ट्रक्टिबल है, समझते हैं, नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब यह है कि यूनियन गवर्नमेंट, हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट कहना है, पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 3 के अंडर क्या कर सकती है, पूरे जो हमारा इंडिया है इसका पूरा मैप ही रीड्रॉ कर सकती है। पूरे मैप को क्या कर सकती है? रीड्रॉ कर सकती है, नए स्टेट बना सकती है, स्टेट्स को खत्म कर सकती है, एक स्टेट को डिवाइड करके दो स्टेट बना सकती है, दो स्टेट को मिला के एक स्टेट कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है, एरिया चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और इसमें स्टेट्स कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो अपना केवल कंसेंट नहीं, वो अपनी केवल क्या दे सकते हैं? अपनी केवल ओपिनियन दे सकते हैं, कंसेंट भी नहीं, ओपिनियन दे सकते हैं। और वो भी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता प्रेसिडेंट के और पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? यूनिटरी फीचर है। आराम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम प्रोविजन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो जाते हैं। तो इट शोज फ्लेक्सिबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं इसका मतलब क्या है, समझते हैं। यूएसए में क्या है, जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उन सभी स्टेट्स को यहाँ पे उनकी जो अपर काउंसिल है, ठीक है, अपर हाउस है, वहां पे हर एक पर्सन जो है वो कितने आता है? हर स्टेट से दो दो पर्सन आते हैं। तो मतलब 50 स्टेट टोटल 100 रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारी राज्यसभा में एक राज्य तो राज्य है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारे यहाँ पे ये है कि जिस राज्य की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ध्यान रखिएगा सारा रिप्रेजेंटेशन का खेल, सारा इलेक्शन का खेल किससे है? ध्यान रखिएगा, केवल और केवल पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट से ज्यादा क्या होंगे? मेंबर्स आएंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो हर स्टेट के पॉपुलेशन सेम हो नहीं सकती, इसलिए किसी स्टेट से एक यहाँ पे राज्यसभा में मेंबर आ रहा है, किसी से 31 आ रहे हैं। चलिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। अब ये इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं ये भी यूनिटरी फीचर दिखाते हैं। क्यों? आम बात है, इमरजेंसी के टाइम हमें मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरीके से नीचे काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ। तो हम सब केवल इंडियन नेशनल्स हैं, ठीक है, हम किसी स्टेट के नेशनल नहीं है। जैसे मैं नहीं कह सकता कि मैं यूपी नेशनल हूँ या फिर एमपी नेशनल हूँ, ऐसा नहीं कह सकता ना मैं, ठीक है। मैं ये क्या कह सकता हूँ कि मैं यूपी का निवासी हूँ, मैं एमपी का निवासी हूँ, बट मैं भारत का नागरिक हूँ। बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएसए में आप कह सकते हैं कि हाँ मैं यूएसए का नागरिक हूँ, ठीक है, और मैं कैलिफोर्निया का भी नागरिक हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे क्या है? यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। सिंपल सा फंडा है। इंडिया में क्या है? आप भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के निवासी हैं। यूएसए में क्या है? आप नागरिक और दोनों राज्य के भी नागरिक होते हैं और आप देश के भी नागरिक होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आगे करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये भी यूनिटरी फीचर है। आम बात है, सारे लॉज एक ही तरीके से नीचे से अपर कोर्ट तक चलते हैं, तो ये यूनिटरी फीचर दिखाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज अच्छे से जानते हैं, आईएएस आईपीएस जो है हमारे यहाँ, ठीक है। बाकी दोनों स्टेट में सर्विसेज होती हैं, स्टेट में भी सर्विसेज होती हैं, बट आईएएस आईपीएस क्या है? रिक्रूटमेंट और पूरी की पूरी चीजें जो भी हैं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और यहाँ पे क्या नाम है, पूरी सैलरी और बाकी सबका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट बेचारी को उठाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स को हमेशा क्या लगता है कि ये जो है ये हमारे ऊपर बर्डन है, तो इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। स्टेट्स की डिमांड भी ये रहती है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। तो हमारे यहाँ कैग है जो पूरा ऑडिट का काम करता है। अब कैग यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी बजट को देखता है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत यह है कि ये जो कैग पर्सन है, ठीक है, ये जो कैग है, इसकी अपॉइंटमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो आम बात है उन्हें दिक्कत होगी तो होगी। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में यहाँ पे क्या हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ओवरराइड कर दे, बट नॉर्मल टाइम में भी ये पॉसिबल है बिना इमरजेंसी के भी। और उसके लिए कुछ नहीं करना होता, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे राज्यसभा में कि यस, नेशनल इंटरेस्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट कानून बना दे। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट जो है उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो ये भी एक आपका यूनिटरी फीचर है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, हमें मालूम है गवर्नर की अपॉइंटमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और हमेशा इन्हें यहाँ तक कहा जाता है गवर्नर्स को कि दे आर एजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आम बात है, इनका ज्यादातर सब कुछ रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना देना, और स्टेट्स को ज्यादातर गवर्नर से दिक्कत ही रहती है, ठीक है। आप दिल्ली एलटी का और क्या नाम है, दिल्ली सीएम का हमेशा ही प्रॉब्लम देख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में आप प्रॉब्लम देख पाएंगे। कहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी? जहां पे गवर्नर भी क्या नाम हो,
गवर्नर और सरकार दोनों तकरीबन सेम पार्टी से बिलोंग करते हो, एक तरीके से कह सकते हैं आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सरकार बीजेपी की है मान के चलिए, या फिर किसी भी दूसरे की है, कांग्रेस की है, ठीक है, या किसी भी पार्टी की है, और यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है या कांग्रेस है, तो ये जो गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, ठीक है, उससे इस सरकार को कभी दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पे अगर सरकार दूसरी गवर्नमेंट की है स्टेट में, ठीक है, स्टेट में दूसरे गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे ये गवर्नर भेजेंगे तो ऐसा गवर्नर भेजेंगे जो स्टेट को थोड़ी ना थोड़ी दिक्कत तो कर पाए, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये थोड़ा चलता रहता है, और अगर ना भी हो तो स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा ये लगेगा कि ये जबरदस्ती हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, तो ये प्रॉब्लम चलती है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारे यहाँ, वो क्या करता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों का क्या कराता है, इलेक्शन कराता है। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज का नहीं कराता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पंचायती राज में कभी भी इस ऑप्शन को मत मार दीजिएगा कि पंचायती राज का इलेक्शन यहाँ पे क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं कराता है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कराता है इलेक्शन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, बट यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता भी, ठीक है, तो ये भी यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट बात करते हैं वीटो। वीटो पावर जो है स्टेट बिल के ऊपर, ये है प्रेसिडेंट साहब के पास। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेट बिल के ऊपर। यूनियन बिल पे करें समझ में आता है, स्टेट बिल पे कैसे कर लेते हैं, क्योंकि जब आप वहां पे लेजिस्लेटिव पावर पढ़ेंगे, गवर्नर की पावर पढ़ेंगे, तब आप इसे समझ पाएंगे कि गवर्नर किसी भी बिल को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अपने पास सेफ रख सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। और प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे वीटो है कि वो चाहे तो इसके ऊपर वीटो लगा सकते हैं, और कौन सा, वो भी एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव भी नहीं, सीधा सीधा एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। तो हमने ये सारी बातें कर ली कि कौन कौन से फेडरल और कौन कौन से यूनिटरी फीचर हैं इंडियन सिस्टम में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक शॉर्ट में देखते हैं दोनों को। तो फेडरल गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो डुअल पॉलिटी है, डुअल गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी में सिंगल होगा, सिंपल सी बात है। फेडरल में यहाँ पे देखते हैं तो आपको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, दो चीजों पहले ध्यान दे दें, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होगा, फेडरल में आम बात है, यहाँ पे नो डिवीजन ऑफ पावर होगा। अब उसके बाद इस तरफ आ जाइए, ठीक है, इस तरफ जितनी भी चीजें हैं उसका यहाँ पे सीधा सीधा मे हो जाएगा। ये मे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी में, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। मे मतलब शॉर्ट ही नहीं है, 100% हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा फेडरल में हमेशा, ये मस्ट है। यहाँ पे रिटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ पे, फेडरल में, यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, यहाँ पे हो भी सकती है कि नहीं भी हो सकती। और बाय कैमरलिज्म लेजिस्लेशन होगा हमारे, ठीक है, फेडरल में। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे इस मे को ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट्स को छोड़ के यूनिटरी में सारी जगह मे चला जाएगा अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करेंगे। इंडिया में क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंडिया में इनमें से कौन सा है, इस मे में से इंडिया का कौन सा मे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं फेडरल सिस्टम का इंडिया में, कि इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है वो कैसा है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स थे, उनकी राय क्या है देखते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा। जैसे केसीवीआर ने कहा इसे क्वासी फेडरल, मतलब आधा फेडरल है आधा फेडरल नहीं है। पॉल एप्पलबाय ने इसे क्या कहा, एक्सट्रीमली फेडरल, पूरी तरीके से भयंकर तरीके से फेडरल है। मॉरिस जॉन ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म का उधार लिया हुआ है। आइवर जेनिंग ने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये किसने किसने कहा है और कुछ नहीं। बाई चांस इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि किसने क्या कहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, एक्सट्रीमली फेडरल किसने कहा, या फिर क्वासी फेडरल किसने कहा। नेक्स्ट बात करते हैं, बी आर अम्बेडकर के जी के ऊपर यहाँ पे सवाल उठा कि आपने जो ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि देखो सिंपल सी बात है यार, जो फेडरलिज्म है वो मेरी नजर में ये है कि जहां पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है उनको ना, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो पावर है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सिंपल सी बात है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या कर दिया जाए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है। और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसी लॉ के अंडर ना हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो, जबकि ये क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसे गारंटी कर रहा हो। तो मेरे हिसाब से तो ये बात है, ठीक है, ये मेरे हिसाब का क्या है, फेडरलिज्म है। ये किन्होंने कहा, बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एसआर बोमई केस 1994 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी और उसने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी बात, फेडरलिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, ध्यान रखेंगे। मतलब इसे मजबूत कर सकते हैं आप लोग, इसे कमजोर नहीं कर सकते अमेंडमेंट के द्वारा। अगर
थोड़ा यूपीएससी की लैंग्वेज में हम बात करें तो। और वैसे देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर किसी तरीके के चेंजेस अलाउ नहीं होते, मतलब अलाउ है तो क्या कहना है यहाँ पे, केवल उसे मजबूत करने के लिए पॉजिटिव सेंस में हो सकता है। इसमें आया था केशवानंद भारती केस 1973 में, बेसिक स्ट्रक्चर की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। अब हम बात करते हैं कि रियल में कुछ फेडरलिज्म जैसा इंडिया में देखने को मिलता है। तो इसे अगर हमें समझना है तो आसान तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज दो है तभी उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर दो स्टेट हम बोल रहे हैं, एक स्टेट होगा तो उसमें क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत तो होगी दो स्टेट्स के बीच में होगी ना। ठीक है, तो अगर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से दिक्कत है तो एक तरीके से समझ लीजिए यहाँ पे फेडरलिज्म शो होना शुरू। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक स्टेट अपने आप को दूसरे स्टेट से अलग समझ रहा है। तो जैसे यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है राज्यों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, ठीक है, फेडरलिज्म स्पिरिट को दिखाता है। फिर यहाँ पे रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है, रीजनल पार्टीज कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हैं, रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से नए स्टेट्स बनाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रांट स्टेट्स यहाँ पे लगातार मांगते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर डेवलपमेंट नीड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो ऑटोनॉमी की मांग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को मना करते हैं कि हमारे स्टेट में इंटरफेयर ना करें। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार कई बार लिमिटेशंस लगाई हैं आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें जो पता करना होता है वो हमें यही जानना होता है कि कौन कौन से यूनिटरी फीचर हैं, कौन कौन से फेडरल फीचर हैं, और इनको बहुत अच्छे से समझना होता है कि कहाँ पे किसका यूज हमें करना है। और एमसीक्यूज में जब क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े कंफ्यूजन वाले रहेंगे, तो हमें बस ये समझना है यूनिटरी वहां पे चले जाएं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमें मजबूत होती दिखे, और फेडरल वहां चले जाएं जहां पे हमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कमजोर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर में दिखे, और यहाँ पे यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल दिखे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सेशन बढ़िया लगा तो चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अर्पिता 10 कोड का जरूर इस्तेमाल करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।